स्टार्ट करते हैं। स्टमक में सबसे पहले इसके पोर्शंस आ जाते हैं। टॉप मोस्ट हमारे पास कार्डियम होता है, उसके बाद फंडस होती है, बॉडी होती है, एंट्रम होता है। ये स्टमक के पार्ट्स हैं। उसके बाद उन्होंने उसके सेल्स बताए हुए हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें फोवियोलर सेल्स होते हैं स्टमक में। ठीक है, पेराइटल सेल्स होते हैं, जाइमोजेनिक जिनको हम चीफ सेल्स भी कहते हैं वो भी होते हैं, और हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं जिनको हम जी सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास फोवियोलर सेल्स होते हैं ना, उन्होंने म्यूसिन सिक्रीट करना होता है। ठीक है, फोवियोलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूसिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जाइमोजेनिक जो हमारे पास चीफ सेल्स हैं उन्होंने पेप्सिनोजन को रिलीज़ करना होता है। जो पेराइटल सेल्स हैं उन्होंने एसिड को सिक्रीट करना होता है जो कि HCl होता है। ठीक है, और जो हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिनको हम जी सेल्स भी कहते हैं, उन्होंने गैस्ट्रिन रिलीज़ करना होता है या हिस्टामीन रिलीज़ करनी होती है। ठीक है, अब आपने ये भी बात याद रखनी है इनके लोकेशन वाइज सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होते हैं। ठीक है, फोवियोलर सेल्स जो होते हैं ना वो सबसे ऊपर ज़्यादा होते हैं, मतलब कार्डिया में। ठीक है, और जो हमारे पास गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, जी सेल्स जिनको हम एंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं, वो ज़्यादातर नीचे वाले रीजन में होते हैं, एंट्रम में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और हमारे पास बाकी मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो हर जगह होते हैं, लेकिन मोस्टली इनकी अगर देखी जाए तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन याद करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब हम इनकी डिजीज़ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अच्छा, गैस्ट्रिन का अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे, जैसे गैस्ट्रिनोमा हम पढ़ेंगे, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स होते हैं जो, उसमें गैस्ट्रिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस रीजन में हम जो स्टमक का रीजन पढ़ेंगे वो हमारे पास एंट्रम का होगा क्योंकि जी सेल ज़्यादातर एंट्रम में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है, इसी तरह आपने ये बात याद रखनी है कि पेराइटल सेल्स हैं वो हमारे पास एसिड सिक्रीट करते हैं, तो वो ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, फंडस में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लोकेशन इनकी याद रखनी है। फिर हमारे पास जो मेन टॉपिक आज का है वो है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस जिसमें हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्राइटिस जैसे हमने एसोफेजाइटिस पढ़ा था जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस हो जाती थी, उसमें हमने गर्ड पढ़ा था। इसी तरह यहाँ पे हम गैस्ट्राइटिस पढ़ेंगे जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक होगी। ठीक है, और ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। सो देयर विल बी एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। फिर गैस्ट्रोपैथी और जो हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसके दरमियान में डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर हमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं मोस्टली तो वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, और अगर हमें इन्फ्लेमेशन नहीं नज़र आती, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें नहीं नज़र आते, मतलब न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे बल्कि वहाँ पे सिर्फ सेल इंजरी या रीजनरेशन होगी ना, तो फिर हम उसको गैस्ट्रोपैथी कहेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रोपैथी हो सकती है, मतलब कि सेल इंजरी एंड रीजनरेशन का केस वहाँ पे हो सकता है ठीक है, तो आपको पता है अल्कोहल तो करता ही करता है। ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल ये तो हमारे पास करेंगे, स्टमक को हरा वहाँ पे इंजरी करवाएंगे। ठीक है, जो भी अल्कोहल पीता है। ठीक है, और इसके अलावा एनसेड्स भी करवाते हैं। एनसेड्स का आपको पता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो म्यूकोजल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टमक की वॉल्स को। ठीक है, लेकिन अगर हम एनसेड्स देते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक इंजरी होती है। ठीक है, सेल इंजरी होती है। इसके अलावा क्या होता है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी जो इंजरी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ICU के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि उनके स्टमक्स जो होते हैं वो स्ट्रेस ले लेके जो है ना उनके स्टमक में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा बर्न्स की वजह से जो है ना अल्सर्स बन जाते हैं, कर्लिंग अल्सर्स बन जाते हैं, जिसमें फिर जो है प्रॉब्लम आती है स्टमक के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, तो ये जो है गैस्ट्रोपैथी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास गैस्ट्रोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर सिम्टम्स एक जैसे आते हैं कि उनके स्टमक में कोई भी इंजरी हो तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वहाँ पे पेन होगी ना, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, नॉजिया वॉमिटिंग, ये तो कॉमन ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर स्वेयर केसेस हों तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर इरोजन हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है। इरोजन क्या होती है, इरोजन जस्ट हमारे पास सुपरफिशियल लेयर जो है वो हमारे पर डैमेज हो ना, तो उसको हम इरोजन कहते हैं, लेकिन अगर वो डीप चले जाए, ठीक है, तो उसको हम अल्सरेशन कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पे हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, हेमरेज हो जाएगा वहाँ पर, ऑब्वियसली अल्सरेशन, पहले इरोजन होगी फिर अल्सरेशन होगी, फिर अल्सरेशन की वजह से जब वो ब्लड वेसल्स को तोड़ देगा डीप जाके, ठीक है, तो वहाँ से हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा। हेमरेज होगा तो ऑब्वियसली खून की उल्टियाँ आएंगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हीमाटेमेसिस। ठीक है, ऐसी उल्टियाँ जिसमें ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड वॉमिटिंग। उसके बाद हमारे पास जो है उसके बाद मेलिना बताया हुआ है। मेलिना क्या होता है कि इसमें ब्लैक स्टूल्स आते हैं। ठीक है, ये मैसिव ब्लड लॉस, तो इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं अगर हम इसको ट्रीट ना करें गैस्ट्रोपैथी को। ठीक है, या एक्यूट गैस्ट्राइटिस को। तो सबसे पहले क्या होगा, पेन होगी। ठीक है, वॉमिटिंग, नौजिया होगा। उसके बाद अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो इरोजन, अल्सरेशन, उससे फिर हेमरेज, फिर जो है हेमेटोमेसिस। ठीक है, और फाइनली मेलिना। फिर हमारे पास ऑब्वियसली जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो शॉक होगा पेशेंट को और इस तरह से फिर डेथ की तरफ जा सकता है पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या होती है, पैथोजेनेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, एसिडिक होता है रीजन सारा। वहाँ पे पीएच जो है वो तकरीबन 1 होती है, 1 के करीब उसकी पीएच होती है, इतना वो एसिडिक होता है स्टमक। ठीक है, लेकिन जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन भी होती है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एसिडिक इतना है तो स्टमक की सारी वॉल्स ख़राब हो जाएँ। ठीक है, उनकी वॉल्स की, स्टमक की वॉल्स की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको जो है प्रिवेंट कर रहे हैं। तो पैथोजेनेसिस के लिए हमारे पास जो है 15.13 फिगर अगर हम देखें ना, तो इसमें इन्होंने सारा वो दिखाया हुआ है कि पहले नॉर्मल होता है, उसके बाद कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इंजर कर देते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेटली अल्सर बन जाता है और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने नॉर्मल बताया हुआ है कि
नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, सबसे ऊपर आप देखें तो म्यूकस की लेयर है, म्यूकोज़ा है, मस्कुलरिस म्यूकोज़ा है, नीचे सब म्यूकोज़ा है। और इसको डिफेंड करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इस सारे लेयर्स को, वहाँ पे क्या क्या होता है, सरफेस म्यूकस सिक्रीशन होती है, ठीक है। ऊपर बिल्कुल म्यूकस पड़ा होता है, म्यूकस ने उसकी स्टमक की वॉल को कवर किया होता है, ग्रीन कलर का आपको म्यूकस नज़र आ रहा है, जिससे स्टमक को प्रोटेक्शन दी होती है, ठीक है, ताकि एसिड इसके ऊपर अटैक ना कर सके। इसके अलावा बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है म्यूकस में, ठीक है। बाइकार्बोनेट भी होता है, वो हमारे पास जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करके रखता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, म्यूकोज़ा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो क्या होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे जो होता है, वो कोई भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट वहाँ पे आता है तो ब्लड के थ्रू जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एपिकल सरफेस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होती है। और इसके अलावा जो है मतलब उसको ट्रांसपोर्ट जो है हार्मोन के हार्मफुल केमिकल्स को नहीं होने देती, ठीक है। और इसके अलावा एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी भी होती है। ये नहीं है कि एक दफ़ा एपिथेलियम खराब होगी तो दोबारा नहीं बन सकती, ठीक है, वो रीजनरेट हो सकती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, जिसका हमने देखा था कि एसिड्स की वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकोजल प्रोटेक्शन खराब हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे स्टमक जो कि एसिडिक है, एसिडिक जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उससे जो है ना हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। म्यूकोजल एक बैरियर होता है, फिर वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है, रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। इस तरह के सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन हमारे पास डैमेजिंग फोर्सेस कौन कौन सी है, वहाँ पे पेप्टिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, और हमारे पास गैस्ट्रिक एसिडिटी है, ठीक है। इनसे हमारे पास प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करे होते हैं डैमेजिंग फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन आगे अगर आप देखें तो इंजरी हो रही है, इंजरी किस किस की वजह से हो रही है, एच पाइलोराई की वजह से, ठीक है। एच पाइलोराई आपने पढ़ा था कि एच पाइलोराई पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल है हमारे स्टमक के लिए, ठीक है, और ये पेप्टिक अल्सर में मेजर रोल प्ले करता है। तो एच पाइलोराई का अगर इन्फेक्शन हो उसकी वजह से स्टमक इंजरी हो जाती है। इसके पास कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूकस लेयर को ख़त्म कर देता है। और प्रॉपर इसके हम पेप्टिक अल्सर में पढ़े कि किस तरह से हमारे स्टमक को डैमेज करता है। इसके अलावा एनसेड्स के बारे में पढ़ा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देता है। एस्पाइरिन भी हमारे पास उसी में आ जाती है, ठीक है, कॉक्स वगैरह इनहिबिट करके। टोबैको, अल्कोहल, ये तो कॉमन होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, ठीक है। गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी मतलब कि एसिड अपने नॉर्मल से ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू हो गया, ठीक है, कि म्यूकोजल प्रोटेक्शन जो है वो कम हो गई है, और जो हमारे पास मतलब वो अपने लेवल पर ही होगी लेकिन एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ड्यूडेनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ठीक है, मतलब कि ड्यूडिनम से पहले तो हमने पढ़ा था ना गर्ड, जिसमें गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स था, ठीक है। यहाँ पे क्या ड्यूडिनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, यहाँ से क्या होगा, ड्यूडिनम से जो चीज़ें होंगी वो गैस्ट्रो में आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से इंजरी होती है इन सब फैक्टर्स की वजह से। और आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से क्या क्या आ रहा है, इंजरियस एक्सपोजर्स और इम्पेयर डिफेंसेस, ठीक है। उसकी वजह से देखिए सारी हमारे पास स्टमक की जो लेयर है ऊपर वाली वो इरोड हो गई है, खराब हो गई है, म्यूकस खत्म हो गया, ठीक है, इन सब की वजह से। और हमारे पास क्या होता है, इस्कीमिया हो जाता है, शॉक हो जाता है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग और होस्ट फैक्टर्स, ठीक है। इन सब की वजह से भी क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारे पास जो है स्टमक लाइनिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप आगे देखें तो ये प्रोग्रेस करता 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 इंजर होता होता अल्सर की तरफ चला जाता है, ठीक है, अल्सर की तरफ चला जाता है, जो कि हमें देखें कैसे नज़र आ रहा है। अल्सर में आपको क्या नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर हमारे पर नेक्रोटिक डेब्रिस है, सारे सेल्स जब डैमेज हो गए होते हैं तो हमें नेक्रोसिस नज़र आती है वहाँ पर, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये लेयर्स आपने याद रखनी है। सबसे टॉप मोस्ट पे क्या नज़र आएगा, ये हम मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा नेक्रोटिक डेब्रिस, ठीक है। उसके नीचे जो है वो क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे जिसमें न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है। और हमारे पास नीचे ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा जिसमें मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होंगे, ठीक है। और सबसे नीचे हमारे पास फाइब्रोसिस हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइब्रोसिस मतलब स्कैरिंग वगैरह वहाँ पे होगी। तो ये हमारे पास 4 लेयर्स हमें नज़र आती हैं इन द अल्सर। तो ये नहीं है कि हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस का देख रहे हैं, अल्सर जो होता है ये हमारे पास लेट जाके बनता है, ठीक है। तो ये क्रोनिक स्टेट हो जाती है एक किस्म की, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने गैस्ट्रोपैथी और गैस्ट्राइटिस का डिफरेंस देखा है। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो है ना कॉज हो सकता है गैस्ट्रोपैथी, और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, शुरू में क्या आते हैं और बाद में सीवियर केसेस में क्या आते हैं। उसके बाद हमने डायग्राम देखी है जिसमें सबसे पहले डैमेजिंग फोर्सेस से कैसे हमारे डिफेंसेस होते हैं स्टमक की लाइनिंग के लिए। उसके बाद हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स इंजरी कॉज करते हैं और उस इंजरी के रिजल्ट में हमारे पास अल्सर कैसे बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पैराग्राफ है इसमें वही लिखा हुआ है। इन्होंने हर एक फैक्टर की जिन्होंने इंजरी कॉज की सब की जो है ना उन्होंने पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है। सबसे पहले एनसेड्स का लिखा हुआ है, ये कॉक्स इनहिबिशन करता है, उसकी जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट हो जाते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब हमारे पास खत्म हो जाएंगे तो जितने भी म्यूकोजल बैरियर हैं, म्यूकस, बाइकार्बोनेट, म्यूकोजल ब्लड फ्लो, ठीक है। म्यूकोजल ब्लड फ्लो आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करते हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होगे तो ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर वेजोडाइलेशन नहीं होगी, ठीक है, उसकी वजह से। तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। और ये इसमें एस्पिरिन, इब्रूफिन, नेप्रोक्सिन इस तरह की चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ एच पाइलोराई, ठीक है। एच पाइलोराई जो होता है ये हमने देखा कि ये जो है ना ये भी हमारे पास जो है लीड करता है टू द गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह से इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा कि ये गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देगा अमोनिया माइंस, ठीक है। आपको पता है एच पाइलोराई जो होता है इसके पास एक एंजाइम होता है यूरिएज, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूरिएज से यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और जो अमोनिया होता है ना
ठीक है। वो अमोनियम आयंस क्या करते हैं कि वो जाके बाइकार्बोनेट की जो हमारे बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, जिन्होंने बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करना होता है, ये अमोनियम आयंस जाके उनको इनहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज की वजह से भी स्टमक डैमेज हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन डिलीवरी प्रॉपर ना हो, ठीक है, जैसे हमने देखा कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाके जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो नहीं प्रॉपर होती, उसकी वजह से भी हो सकता है। और केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी पॉइजन्स खा लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, पॉइजनिंग हो जाए, अगर अल्कोहल कंजम्पशन हो जाए, रेडिएशन थेरेपी हो जाए, कैंसर कीमोथेरेपी, जो ये हमारे पास ड्रग्स वगैरह इस तरह की होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी हमारे पे गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो पैथोजेनेसिस में सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और वो किस तरह से हमारे स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करते हैं और जो है ना हमारे पास इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, गैस्ट्राइटिस करवाते हैं। पैथोजेनेसिस में मेन हमने यही पढ़ना होता है, ठीक है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है ना वो हमारे पास इसकी जो अभी तक हमने पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो जाता है, ठीक है, इरोजन्स हो सकती हैं, इसमें अल्सरेशंस हो सकती हैं, एंड फर्दर हमारे पास जो है इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और इसके रिस्क फैक्टर्स हमने देख लिया कि कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें एडिशनल अगर बात की जाए ना तो साइटोमेगालोवायरस भी हमारे पास जो है ना कॉज करता है, और इस तरह से जो है ना ये, और कॉज इसका क्या होता है कि एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है और जो म्यूकोजल डिफेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कॉज अगर पूछा जाए गैस्ट्राइटिस क्यों होता है तो एसिडिटी कम हो जाती है और म्यूकोजल डिफेंसेस जो होते हैं, सॉरी, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, म्यूकोजल डिफेंसेस कम हो जाते हैं, इनके दरमियान में इम्बैलेंस की वजह से जो है ना ये होता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपने याद रखना है कि स्टमक में जिस भी एरिया में हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी, गैस्ट्राइटिस स्टार्ट होगा ना, तो वो ऐसे ही होगा कि हर दफ़ा हमें एक जैसा नज़र आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज के जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं उन्होंने म्यूकोजल लाइनिंग को कितना हराब किया है। अगर तो माइल्ड है तब हम देखेंगे, मॉडरेट है और सीवियर है, ठीक है। अगर तो माइल्ड है मतलब थोड़ा सा भी खराब हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मॉडरेट है तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा एडिमा नज़र आ जाएगा और म्यूकस नज़र आ जाएगा, ठीक है, और हाइपरप्लेजिया होगा फोवियोलर म्यूकस सेल्स का, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया हुआ है डैमेज, ठीक है, म्यूकोजल डैमेज, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे हमें हेमरेज नज़र आएगा, ठीक है, मोस्टली हमें हेमरेज नज़र आएगा। म्यूकोजल डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया होगा, इरोजन एंड हेमरेज नज़र आएगा, इसको हम हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस कह देंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी के अगर हम देखें ना तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नज़र आता है, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन कौन सी है, एक्यूट है, और आपको पता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, प्रूलेंट एक्सुडेट होगा, ठीक है, जो हमारे ल्यूमेन ऑफ द स्टमक होगा उसमें आपको प्रूलेंट एक्सुडेट नज़र आएगा बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना ये जो है सब कुछ नज़र आएगा, ठीक है। अब आप एक्यूट गैस्ट्राइटिस को कहते हो एक्यूट इरोसिव हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इरोजन होती है, हेमरेज होता है। इरोजन आपने कौन से स्टेज पे देखी थी, मॉडरेट स्टेज पे, ठीक है, इरोजन होगी हुई थी। और हमारे पास मतलब ये सीवियरली अगर हम देखें, सॉरी, शुरू में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, नॉज़िया, वॉमिटिंग होती है, और बाद में हमारे पास क्या होता है, सीवियर अगर हो जाए तो इरोजन, अल्सरेशंस, हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम कहते हैं एक्यूट इरोसिव हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो माइल्ड में क्या था हमारे पास, अगर हम ग्रॉस देखें माइल्ड में तो इतनी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थी। उसके बाद हम मॉडरेट में देखेंगे तो हमें जो है एडिमा नज़र आएगा और म्यूकस नज़र आएगा, और स्पीयर में हमें हेमरेज नज़र आएगा, और हमारे पास अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखें तो न्यूट्रोफिल्स हमें नज़र आएंगे और एक्सुडेट नज़र आएगा, ठीक है, प्रूलेंट एक्सुडेट नज़र आएगा ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में।